नमस्कार दोस्तों। स्पिरिट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आज से आपके लिए हम निर्मला जैन की बहुत प्रतिष्ठित कृति दिल्ली शहर दर शहर लेकर आ रहे हैं। निर्मला जी की यह किताब 40 के दशक से सदी के लगभग अंत तक की दिल्ली का देखा और जिया हुआ लेखा जोखा है। इसका पहला शीर्षक है, ये शहर और नहीं दिल्ली है। हम इसे भूमिका के तौर पर भी देख सकते हैं। व्यक्ति जिस शहर में जन्म लेता है, बड़ा होता है, बनता बिगड़ता है, वह अनजाने ही उसके व्यक्तित्व और संस्कार का हिस्सा हो जाता है। उसके भीतर रस बस जाता है। अपने से बाहर अलग खड़े होकर खुद को देखने परखने पर यह एहसास लगातार होता रहता है। यह रचना भीतर बसे ऐसे ही शहर दिल्ली की कुछ यादों को पुनर्जीवित करने के मोह की परिणति है। आप बीती से ज़्यादा यह शहर बीती की आंखों देखी अधूरी दास्तान है। बीज रूप में इसे कलमबंद करने की प्रेरणा वर्षों से अनजाने ही साहित्यिक मित्रों और सहकर्मियों के बीच बदकही में पनप रही होगी, वरना उम्र के इस पड़ाव पर यह कारगुजारी किसी सोची समझी योजना के तहत शायद संपन्न नहीं होती। इस प्रसंग में दो अनुभव उल्लेखनीय हैं। मेरी बोली बानी, विशेषकर उच्चारण और लहजे के साथ ठेठ दिल्ली वाली बन्नत मित्रों के बीच साफ पहचानी जाती थी। विश्वविद्यालय में कक्षाएं पढ़ाने के बाद जो काम हम बड़े नियमित रूप से करते थे, हम लोग आदतन एक साथ भोजन और उपरांत गोष्ठी में कुछ समय गुजारते थे। सहयोगियों में यह किरदार स्थायी भाव से डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और डॉक्टर नित्यानंद तिवारी निभाते थे। अस्थायी संचारी तत्वों को भी कभी कभी कमी नहीं होती थी। इन बैठकियों में साहित्य, राजनीति, समाज, अनुपस्थितियों की निंदा, प्रशंसा जैसे तमाम विषयों की भरमार रहती थी। दरअसल विषयों पर कोई पाबंदी थी ही नहीं। बड़ी जीवंत और गुलजार रहती थी ये संवाद सभाएं। बातचीत के बीच अक्सर विश्वनाथ त्रिपाठी मुझे किसी शब्द के प्रयोग पर टोक कर पूछते कि उस शब्द विशेष का क्या अर्थ है, और यह भी कि दिल्ली में वह शब्द या मुहावरा कितना, किन लोगों के बीच और किन इलाकों में चलता है। इसके बाद वे यह भी जोड़ते कि उनकी तरफ यानी पूरब में उस आशय का कौन सा प्रयोग चलता है। कहना न होगा कि बतरस के साथ यह बैठकी ज्ञानवर्धन में भी कितनी फलदायक होती थी। कभी कभार नामवर सिंह या और मैनेजर पांडे भी पड़ोस धर्म का निर्वाह करने के लिए हमारे आमंत्रण पर इनमें शरीक हो जाते थे। दूसरा प्रसंग साहित्यिक मित्रों की संगत का है। उस टोली में रह रहकर राजेंद्र यादव आत्मकथा लिखने की चुनौती फेंकते रहते थे। वह बीड़ा तो उनके लाख प्रयत्न करने पर भी मैंने नहीं उठाया। पूरा सच लिखना मुझे न संभव लगता था, न नैतिक, और चालाकी से अधूरा सच या झूठ मैं लिखना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पाठकों की समझदारी और नियत दोनों पर भी कभी शक नहीं रहा। मित्रों के साथ दिल्ली के ठेले मेले और सांस्कृतिक जीवन में शिरकत के मौके भी किसी ज़माने में आते ही रहते थे। इसके अलावा भी चर्चा के बीच जब कोई ऐसा प्रसंग आ जाता तो राजेंद्र जी उत्साहित होकर कहते, अरे यार लिख डालो यह सब, वरना साथ ही चला जाएगा। भौगोलिक दूरियों ने जब साक्षात ललकार के ऐसे मौके कम कर दिए तो उन्होंने टेलीफोन को माध्यम बनाया। ऐसी ही किसी चुनौती के बाद मैंने मन बनाया होगा, निश्चित प्रसंग अब याद नहीं। बहरहाल इस इरादे का जिक्र एक दिन जनसत्ता के भारी भरकम संपादक ओम थानवी से किया। उन्होंने बड़ी सहृदयता से हौसला बढ़ाया और छापने का आश्वासन दिया, तो शुरुआत हो गई। उस समय इरादा 3-4 छोटे लेख लिखने का था, पर पहली किश्त छपते ही पाठकों की उत्साह भरी इतनी प्रतिक्रियाएं मिलीं कि फिर बात क्रमशः जनसत्ता, हंस और फिर जनसत्ता में धारावाहिक रूप से आगे तक गई। विस्तार का श्रेय पाठकों को है। यह पुस्तक उन धारावाहिक किस्तों का संशोधित पाठ है, कुछ पूरक प्रसंगों के साथ। दिल्ली शहर की यह दास्तान 1940 के आसपास से सदी के अंत तक का सफ़र तय करती है। मेरे निजी अनुभव के क्षेत्र में उतना ही आता है। 1940 में सोचने समझने की उम्र हुई, सुनने और गुनने की भी, और सदी के अंत तक पहुँचते पहुँचते शहर से रोज़मर्रा का साथ छूट गया। यूँ दिल्ली भी अब एक नहीं,
कई छोटे छोटे शहरों, कस्बों और लाल डोरा इलाकों के रूप में अंतर्वर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का कोलाज है, जिसकी ठेठ अपनी कही जा सकने वाली पहचान का धीरे धीरे विलयन होता जा रहा है। हर शहर का अपना एक चेहरा होता है, जो उसकी जीवन शैली, बोली बानी, मेले ठेलों, रीति रिवाजों यानी कुल जमा सांस्कृतिक विन्यास से पहचाना जाता है। यह पहचान अभी भी आगरा, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, यहाँ तक कि कुछ हद तक कलकत्ता, मुंबई जैसे नगरों तक में पूरी तरह ओझल नहीं हुई है। पर दिल्ली है कि सिकुड़ते सिमटते छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में महमूद हो गई है, क्योंकि जिन शहर वालों से किसी शहर की पहचान बनती है वे बड़ी संख्या में खुद ही शहर छोड़कर भाग निकले हैं, कुछ मजबूरी से और कुछ स्वेच्छा से। यही नहीं, वे जहाँ पहुँचे वहाँ बाहर से आबसी जनता के रंग में रंग गए। लिहाजा अब दिल्ली में एक नहीं अनेक संस्कृतियाँ और जीवन शैलियाँ फल फूल रही हैं। एक तरफ पंजाबी बाग है तो दूसरे कोने में चितरंजन बाग। यह साझा संस्कृतियों का नहीं, संस्कृतियों का घालमेल का मामला है। तमाम इलाकों में इस फ्यूजन संस्कृति की बहार है। लंबे समय से रेस्तराओं की व्यंजन तालिका में मिक्स्ड वेजिटेबल नाम के एक व्यंजन की जगह बनाई है, जिसका अर्थ है कि उसमें किसी विशेष सब्जी का अपना स्वाद नहीं बचता। सब एक में एक होकर ऐसे घालमेल में तब्दील हो जाती हैं जिसमें विक्रेता को तमाम बची खुची सब्जियों को ठिकाने लगाने की सुविधा भी मिल जाती है। मुझे यह पाक कला का नहीं, प्रबंध कौशल का कमाल लगता है। वर्तमान परिदृश्य में सभी शहरों की जीवन शैलियाँ एक महामंथन की गिरफ्त में हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ सबका महानगरीय ब्रांडधर्मी संस्कृति में कायाकल्प करने में लगी हैं। मुनाफा इसी में है, जिसके लिए वे ग्रामीण क्षेत्रों में भी घुसपैठ करने की फिराक में हैं। सवाल जातीय विशिष्टताओं और अस्मिताओं को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के आक्रमण से बचाने का है। कौन कितना बचेगा जैसे यह तय नहीं, वैसे ही यह भी निश्चय करना संभव नहीं कि अंतिम परिणति किसके हित में होगी। जो बचाने लायक हैं उसे तो बचाना ही चाहिए। जब दुविधा क्या भूलूं क्या याद करूं वाली हो तो मान लेना चाहिए कि याद वही रहता है जो किसी न किसी कारण याद रखने लायक होता है। उन यादों में भी सबको कलमबंद किया जा रहा है। कहना ना होगा, इन पृष्ठों में जिन स्मृतियों की वापसी हुई है वह भीतर संचित सुरक्षित का हस्बे मामूल बयान भर है। जो बाकी है वह हो सका तो आगे कभी। आभारी हूँ अपने सहकर्मी मित्र डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के प्रति, उनकी सार्थक टोका टाकी और जिज्ञासाओं के लिए, और दुष्ट आत्मा राजेंद्र यादव के प्रति उनकी ललकार फटकार के लिए, जिनके कारण इस दास्तान ने आकार लिया। श्री ओम थानवी के प्रति बड़ी सहृदयता से इसकी अधिकांश किस्तों को जनसत्ता में जगह देने के लिए। आयुष्मान अरुण महेश्वरी के प्रति इसकी पांडुलिपि के नियमित टंकण की व्यवस्था सुलभ कराने के लिए। राजकमल प्रकाशन के श्री आलोक महेश्वरी इसलिए मेरी विशेष अनुशंसा के अधिकारी हैं कि उन्होंने इस रचना को प्रकाशित करने का इसरार ही नहीं किया, जल्दी से जल्दी मेरे मनोकूल रूप सज्जा में छापकर सुलभ कराने का आश्वासन भी दिया। जिन्होंने जितनी तत्परता से रुचि लेकर अपनी कथनी को करनी में परिणत किया, उससे मुझे अपने फैसले से अंततः संतोष ही हुआ। वे मेरी आशीष के पात्र हैं। इसी रेलम पेल में भाग रही है दिल्ली, सांसें फुलाते हुए आसमान की ओर देखती, हवाओं से दुनिया खींचकर मुट्ठियों में बंद करने को व्याकुल। लेकिन गाड़ियों की बेतहाशा बढ़ती कतारों के इस वक्त में, जब सड़क पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो, हर शाम हज़ारों चलने वालों के लिए दिल्ली फिर एक शहर हो जाती है। पसीने से लस्त ऐसे लोगों का शहर जिन्हें थोड़ी देर के लिए रात का सन्नाटा चाहिए, थोड़ी नींद चाहिए और छोटे छोटे सपने चाहिए, जिसमें विश्व नहीं, उनकी ही कदकाठी की, उनकी ही ज़ुबान बोलती, सीधी सादी सच्ची आँखों वाले शरीके हाल सी दिल्ली हो। ये कविता
पंकज राग के काव्य संग्रह यह भूमंडल की रात है में संकलित इसी शीर्षक से है। भूमिका समाप्त हुई। उम्मीद है आपको यह सफ़र बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और खूब सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए। ये एक बहुत शानदार किताब है। जो दिल्ली नहीं जानते, जो दिल्ली में नहीं रहते, उनके लिए ये एक बहुत बहुत खूबसूरत मौका है, जो दिल्ली पढ़ के दिल्ली घूम सकते हैं। आगे के भाग नियमित तौर पर आते रहेंगे। ये आज की पहली कड़ी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद।